स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की होम साइंस पढ़ने वाले हैं और 9वां चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे आज उसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है युवा क्यों संवेदनशील होते हैं, यानी कि वाई आर यूथ वनरेबल। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है, 2014 में 15 से 29 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को युवा कहा गया है। यानी कि हम युवा किसे कहते हैं, ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जो 15 से 29 वर्ष तक के जो भी व्यक्ति हैं, और इस नीति में 13 से 19 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को किशोर या किशोरी कहा गया है। ठीक है, एडोलसेंट्स कहा जाता है इसको इंग्लिश में। और 13 से 19 साल तक जो है किशोर, जो लड़का हो उसको किशोर कहा जाएगा और लड़की को किशोरी। आगे है, युवावस्था को निम्न कारणों से संवेदनशील माना जाता है। देखो हमारी जो युवावस्था होती है 13 से जो 19 साल तक की ये जो एज होती है, ठीक है, और उसके बाद जब एज और आगे बढ़ती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे नेशनल यूथ पॉलिसी में कहा गया है कि 15 से 29 वर्ष तक की आयु को युवा के मतलब अंदर रखा जाता है। तो युवावस्था का मतलब यही है कि जिसमें मतलब हमारा शरीर जो होता है वो एकदम टेंशनों से घिरा हुआ होता है। आप भी इस टाइम अपनी युवावस्था में हो, मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, एक तो पहला जो होता है तीव्र शारीरिक परिवर्तन, हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। अक्सर किशोर इन परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए घबरा जाते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे जो कि पहले नहीं आए होंगे। तो इनमें से बहुत मतलब जो लोग होते हैं वो घबरा भी जाते हैं, लेकिन जिनको फैमिली में पूरी एजुकेशन मिली होती है वो नहीं घबराते। इसी कारण वे परेशानी और निराशा का अनुभव करते हैं। किशोरों के साथ बहुत बड़ी समस्या रहती है। उनके लिए यह समय काफी कठिन होता है क्योंकि इन परिवर्तनों का अपने व्यक्तित्व के साथ समायोजन करने में उन्हें काफी समय लगता है। हर किसी की पर्सनैलिटी अपनी अलग होती है, लेकिन जब युवावस्था में टीन एज में जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके कारण काफी ज्यादा हम परेशान रहने लगते हैं। अगला है संवेगात्मक परिवर्तन। इसमें क्या है, देखो संवेगात्मक परिवर्तनों के कारण भी किशोर जो है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, ठीक है, और उत्तेजित महसूस करते हैं। मानसिक अस्थिरता के कारण किशोर तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज्यादा, जो कि टीन्स होते हैं। इस अवस्था में किशोरों के संवेग बहुत तीव्र, जो इमोशंस होते हैं मतलब जो आपके, ठीक है, आपको भी ये मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें आप पे भी लागू होती हैं। आपके भी इमोशंस कभी कैसे हो जाते होंगे, कभी कैसे कंट्रोल में नहीं होते होंगे। ठीक है, और तीसरा है लैंगिक परिवर्तन। यानी कि कुछ हमें मतलब बॉडी के अंदर लैंगिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि किशोरावस्था में लैंगिक परिवर्तनों के कारण किशोरों के जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं। कुछ ऐसे सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। और लैंगिक विकास को प्राप्त करने वाली किशोरियां जो होती हैं, यानी कि लड़कियां, जिन लड़कियों में अगर लैंगिक परिवर्तन ज़्यादा जल्दी हो जाता है वो थोड़ा झिझक महसूस करती हैं अपने आप को समाज में ढालने में। वहीं जो कुछ ऐसे किशोर होते हैं लड़के, अगर जिनके अंदर परिपक्वता नहीं आती है, उनकी उम्र हो जाती है लेकिन फिर भी दाढ़ी मूछ नहीं आती है, लैंगिक परिवर्तन उतने नहीं हो पाते, तो वो किशोर जो होते हैं वो इसी टेंशन में रहते हैं कि दाढ़ी और मूछ कब आएगी। ठीक है, ये इनकी बहुत बड़ी टेंशन होती है आज के टाइम पे। चौथा है सामाजिक परिवर्तन। हालांकि किशोर दिखने में किसी वयस्क के समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनकी मानसिक स्थिति बच्चों की तरह होती है। देखो जो वयस्क होते हैं, ठीक है, यानी कि 18-19 साल के जो होते हैं, वो मतलब आप उनको देखोगे ना तो वो आपको, जो अगर कोई दाढ़ी मूछ वाला है तो आपको लगेगा जैसे बहुत बड़ा है उम्र में कोई, लेकिन वो वास्तव में एक किशोर होता है। उसका जो दिमाग होता है वो एक बच्चे की तरह ही होता है, ना कि कोई परिपक्व एक मर्द की तरह, ठीक है, या एक औरत की तरह। कभी तो उनके साथ बड़ों की तरह व्यवहार किया जाता है तो कभी बच्चों की तरह उनको समझा जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कभी कभी तो आपके साथ बड़ों की तरह व्यवहार किया जाता होगा कि अब तो मतलब बड़ी हो गई है तू, और ये मतलब टाइम से उठाकर ये है वो है, ठीक है, होता होगा आपके साथ भी। कभी उनको बच्चों की तरह समझा जाता है कि नहीं, घर के बाहर अकेले नहीं जाने देना। ठीक है, तो ऐसी भी बहुत चीजें होती हैं। जैसे कि उन्हें बड़ों की तरह जिम्मेदारियां तो दे दी जाती हैं, परंतु यदि वे किसी अधिकार की मांग करते हैं तो उन्हें अभी तुम बच्चे हो कहकर मना कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां होती हैं जो कि किशोर हो चुके होते हैं और किशोरियां हो चुकी होती हैं, 12th क्लास में मोबाइल मांगते हैं अगर अपने पेरेंट्स से, तो उनको कह दिया जाता है कि अभी तुम बच्चे हो, अभी नहीं देना कुछ भी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग में टेंशन रहती है।
किशोरियों पर भी कई प्रकार के सामाजिक बंधन होते हैं भाई, लड़कियों के ऊपर बहुत तरह तरह के यहाँ पे हमारे समाज में कुछ रूढ़िवादिताएं होती हैं। स्कर्ट की जगह सूट पहनना, जीन्स ना पहनना, टॉप ना पहनना, ये मतलब घर में मतलब टाइम से लौटना, ये सारी चीजें उन किशोरियों को दिमागी रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है। और पांचवा है साथियों द्वारा स्वीकृति। इसमें क्या है, किशोरों के लिए उसके जो साथी फ्रेंड सर्कल जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। वे अपने मित्र, जो उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो ग्रुप होता है, उसमें हर कोई चाहता है कि मेरा अपनी फ्रेंड सर्कल में एक स्टेटस हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, लोग मेरे को जाने। ठीक है। और वही यदि मित्रों व माता पिता के विचारों में जो मतभेद हो, तो ऐसे में किशोरों के लिए दोनों तरफ सामंजस्य बनाना काफी कठिन हो जाता है। ठीक है, कि मतलब अपने दोस्तों के हिसाब से चलें या फिर अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलें, ये भी काफी ज्यादा टेंशन होती है। फिर है भविष्य की चिंता। ये तो आप में से 99% को होगी कि आगे जाके क्या करना है। ठीक है, 12th के बाद क्या करना है। किशोरों में मतलब किशोर जो होते हैं भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं, पढ़ाई का उन पर दबाव रहता है, आप पे भी रहता होगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आप याद कर सकते हो अच्छे से अगर एग्जाम में आ गया, क्योंकि आप अपनी बातें लिखनी है आपको कि आगे जाके कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज। इससे वो बहुत चिंतित रहते हैं जो किशोर होते हैं। ठीक है, और वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। आगे है विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण। ये बहुत बड़ी बीमारी है भाई आज के टाइम की, अपने से अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ठीक है, और ऐसी चीजें। तो किशोरों के लिए विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण, उनको स्वीकृति प्राप्त करना एक चिंता का विषय रहता है। ठीक है, कि कैसे अपने से अपोजिट, लड़का है तो लड़की से कैसे बातें करें कि वो अट्रैक्ट हो, लड़की है तो लड़के से कैसे बातें करें। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी कैसे अच्छी करें, हम कैसे दूसरों के सामने अच्छे लगें। ठीक है, हम फेमस होंगे या नहीं होंगे, इसी की चिंता में रहते हैं जो किशोर होते हैं ज्यादातर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूथ प्रोग्राम्स इन इंडिया, यानी कि भारत में युवाओं के लिए कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, ये देखते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम, ये आपने अपने स्कूल में भी सुना होगा, एनएसएस। ठीक है, एनएसएस वॉलंटियर्स। तो एनएसएस का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि स्कूल लेवल के विद्यार्थियों को समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास से संबंधित भले मतलब अलग अलग कार्यक्रम प्रोग्राम्स में शामिल करना। अब मैं आपको बताता हूँ एनएसएस के अंदर क्या क्या करवाया जाता है। इसमें से आपको पता भी होगा कुछ चीज़ों के बारे में। सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य, विद्यालय की इमारत की सफाई और रखरखाव, गांव में तालाबों और ताल आदि का निर्माण, वृक्षारोपण। आपने ज़्यादातर अपने स्कूल में देखा होगा कि जो वृक्षारोपण होता है वो एनएसएस के ही वॉलंटियर्स कर रहे होते हैं। गड्ढे खोदना, तालाबों में खरपतवारों को निकालना, स्वास्थ्य और सफाई संबंधी क्रियाकलाप, परिवार और कल्याण संबंधी कार्यक्रम, बाल देख रेख संबंधी कार्यक्रम, सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम, शिल्प सिलाई बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सारे इस योजना के अंदर आते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना, यानी कि राष्ट्रीय यानी कि द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। इस योजना के अंतर्गत नेहरू युवक केंद्र के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को पूर्णकालिक रूप से यानी कि ऑन द फुल टाइम बेसिस, ना कि पार्ट टाइम, फुल टाइम बेसिस पे 1 या 2 वर्ष की अल्पावधि के लिए राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो अपनी पहली डिग्री प्राप्त कर चुके हों। ऐसा नहीं स्कूल के बच्चे, ठीक है, यहाँ पे जो अपनी पहली डिग्री प्राप्त कर चुके हों उन्हीं को ही मौका दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रौढ़ क्लबों की स्थापना यानी कि मैच्योर क्लब्स, ठीक है, कार्य शिविरों के आयोजन, युवा नेतृत्व के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ठीक है, ग्रामीण खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम वगैरह में शामिल किया जाता है। अब एम्स ऑफ द स्कीम, योजना के उद्देश्य क्या है इसमें। ठीक है, इस योजना के माध्यम से नेहरू युवा केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों युवकों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने के लिए सक्षम बनाना है। क्योंकि जो इसमें विद्यार्थी चुने जाते हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो आगे जाके अपने गांव के लिए भी काम करते हैं। विभिन्न कार्यकलापों के द्वारा कार्यकलापों के द्वारा राष्ट्रीय रूप से मान्य उद्देश्य जैसे कि आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिकता, प्रजातंत्र, राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ट्रेंड किया जाता है। औपचारिक शिक्षा, समाज सेवा शिविर, युवाओं के लिए खेलों का आयोजन, सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, युवा क्लबों को प्रोत्साहन देना, उनकी स्थापना करना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उन्हें। इसके अतिरिक्त उनमें गणितीय कौशल विकसित करना, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाना, उन्हें विकास की संभावनाओं के बारे में जानकार बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
सॉरी, अगला टॉपिक है साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन, यानी कि एडवेंचरस एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है। युवा क्लब जो होते हैं और जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं उसमें पर्वतारोहण, दुर्गम रास्तों पर पैदल यात्रा, आंकड़ों के संग्रहण के लिए पड़ताल यात्रा, पहाड़ों की वनस्पतियों और जंतुओं, वनों, मरुस्थलों और सागरों के अध्ययन, नौकायान, तटीय जल यात्रा, रफ्ट प्रदर्शनियां, ठीक है, तैरने के लिए और तैरने और साइकिल चलाने की कुछ ट्रेनिंग्स, ठीक है, प्रोत्साहन किया जाना उनका, साहसिक कार्य, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग करके इन सब एक्टिविटीज को कराया जाता है फिर, ठीक है, केंद्रों के द्वारा। इन कार्यकलापों यानी ये जो एक्टिविटीज होती हैं इनका उद्देश्य युवाओं के अंदर, टीन्स जो होते हैं उनके अंदर साहस, ब्रेवरी यानी कि जोखिम लेने की क्षमता, और संयोगात्मक रूप से दल में काम करना, टीम वर्क, ठीक है, पढ़ने की क्षमता, चुनौतीपूर्ण स्थितियों के लिए सहनशीलता, एंड्योरेंस, ठीक है, इन सब चीज का विकास करना। और सरकार जो है वो एक्टिविटीज को सुरक्षित बनाने के लिए संस्थानों की स्थापना करती है और विकास के लिए हर संभव हेल्प करती है सरकार। उसके बाद है स्काउट एंड गाइड्स, यानी कि सरकार जो है स्काउट और गाइड के प्रशिक्षण, रैलियों और जम्बोरियों आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किशोर और किशोरियों में निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति विचारशील होने की भावना को बढ़ावा देकर उनके कैरेक्टर को ठीक करना होता है। यह संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ावा देता है और समाज सेवा की भावना को विकसित करता है। फिर है कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम। भारत पिछले कई वर्षों से राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रमों में भागीदारी करता है और इस भागीदारी का मुख्य जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो है भारतीय युवाओं को देश के विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी करने और राष्ट्रमंडल देशों में सहयोग और समझ वगैरह की जो जो एक नॉलेज होती है उस सबको बढ़ाना, ठीक है, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके अंदर। इस कार्यक्रम के तहत भारत, जाम्बिया, गुआना अध्ययन के लिए 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ भारत है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। सरकार अनेक स्वयंसेवी संस्था वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है, ताकि ऐसे भ्रमण कार्यक्रम तैयार एवं क्रियान्वित करें जिसमें किसी एक प्रदेश में रहने वाले युवाओं को दूसरे ऐसे प्रदेशों के दौरे पर भेजा जाए जो सांस्कृतिक रूप से काफी भिन्न है, ठीक है। तो इतना सब कुछ किया जाता है और इन भ्रमण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं में दूसरे प्रदेशों में स्थिति देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों, विभिन्न क्षेत्रों और परिवेशों के लोगों द्वारा जो कठिनाइयाँ झेली जाती हैं, देश के अन्य भागों के सामाजिक रीति रिवाज कैसे हैं, ये सब समझना, ठीक है। और इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के शिविर, सेमिनार, इन सब का भी आयोजन किया जाता है। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का कि जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध जन हैं, वो संवेदनशील क्यों होते हैं, वाई आर द एल्डरली वल्नरेबल, ठीक है। तो भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को हम बेसिकली वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, सीनियर सिटीजन्स। चिकित्सा के क्षेत्र में हुई तरक्की के चलते दुनिया समेत भारत में भी वृद्धजनों की जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि अगर चिकित्सा अच्छी होगी, किसी देश की हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी तो वहाँ पे लोग लंबी उम्र जिएंगे। चीन के बाद वरिष्ठ नागरिकों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में ही निवास करती है, ठीक है। और मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 9% थी। उसके बाद है भारत में वृद्धजनों को जनसंख्या की जो ये जो इनकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। जो भारत के जो कुछ बूढ़े जो लोग हैं, ठीक है, जो इनकी वृद्धजन है, इनकी विशेषताएं। तो देश में वृद्धजनों की कुल संख्या जो है कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जिससे सेवाओं का वितरण और आया नौतीपूर्ण हो जाता है, ठीक है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वृद्ध जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है, ठीक है। और 80 वर्ष से अधिक आयु के अति वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका हेल्थ सर्विसेज सुधर रही है। वरिष्ठ नागरिकों की कुल जनसंख्या का लगभग 30% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है और वृद्धजनों को निम्न कारणों से संवेदनशील समूह में रखा जाता है। अब क्या कारण है? पहला है आयु बढ़ने के अनुरूप क्या होता है, देखो, शारीरिक शक्ति कमजोर होने लगती है, इम्यूनिटी कम होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, और इसी कारण उनको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, बहुत सारी अक्षमताएं होने लगती हैं। और क्या है, जैसे कि दिखना कम, ठीक है, मोतियाबिंद जिसको हम कटरेक्ट भी कहते हैं, अंधापन, तंत्रिका से जुड़े हुए विकार, बहरापन, गठिया,
ये सारी चीजें बुढ़ापे में आती हैं, ठीक है। और इसीलिए बुढ़ापे में एक जो वृद्धावस्था होती है इसको वल्नरेबल कहा गया है, संवेदनशील कहा गया है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।